अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि हम लोगों ने लेक्चर 1 से स्टार्ट की कल सेकेंड ईयर की सीरीज़, तो आज हम करने लगे हैं अपना लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम डिस्कस करेंगे फीडबैक मैकेनिज़्म। तो सिंपली सबसे पहले हम देखते हैं कि फीडबैक मैकेनिज़्म है क्या। तो बेसिकली जो फीडबैक मैकेनिज़्म है वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है होम्योस्टेटिक प्रोसेसेस का। ठीक है, अगर हम इसको देखें तो फीडबैक मैकेनिज्म एक वाइटल फैक्टर, एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है ऑफ होम्योस्टेटिक मैकेनिज्म्स। यानी अगर हम देखें तो होम्योस्टेटिक मैकेनिज्म्स के पीछे फीडबैक मैकेनिज्म ही काम कर रहा होता है। ठीक है, तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है होम्योस्टेटिक मैकेनिज्म्स का, फीडबैक मैकेनिज्म्स। बेटे अगर आप फीडबैक मैकेनिज्म को देखें तो यहाँ पर ये होता है कि जो प्रोडक्ट है, ठीक है, या आउटपुट है एक सिस्टम का, आउटपुट ऑफ अ सिस्टम और प्रोसेस, किसी भी सिस्टम या प्रोसेस का जो आउटपुट और प्रोडक्ट है वो क्या करता है, वो कंट्रोल करता है, कंट्रोल्स दी सिस्टम इटसेल्फ। वो बजाते खुद उस सिस्टम या इस प्रोसेस को कंट्रोल करता है। तो हम इसको बोलते हैं फीडबैक मैकेनिज्म। जब प्रोडक्ट या आउटपुट किसी सिस्टम या किसी प्रोसेस का बजाते खुद उस सिस्टम या प्रोसेस को कंट्रोल कर रहा हो, तो हम उसको बोलते हैं फीडबैक मैकेनिज्म। वो फीडबैक मैकेनिज्म कहलाता है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बॉडी को होम्योस्टेसिस में रखने के लिए। 2 टाइप्स हैं फीडबैक मैकेनिज्म की, एक नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म और एक पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। 2 मेजर टाइप्स हैं जो कि हम डिस्कस करेंगे। जब हम नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म की बात करें, सबसे पहले तो हम समझते हैं कि नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म क्या है। ये वो फीडबैक मैकेनिज्म है जहां पर जो आउटपुट या प्रोडक्ट है एक सिस्टम या एक प्रोसेस का, वो उसकी एक्टिविटी को रिड्यूस कर देता है या इनहिबिट कर देता है। यानी अगर प्रोडक्ट या आउटपुट जो सिस्टम या प्रोसेस हो रहा है उसको रिड्यूस या इनहिबिट कर दे, तो ये नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म कहलाता है। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा, जो प्रोडक्ट है सिस्टम का या जो आउटपुट है वो क्या करेगा, वो रिड्यूस कर देगा, रिड्यूसेस, या वो इनहिबिट कर देगा, रोक देगा एक्टिविटी ऑफ प्रोसेस या फिर सिस्टम। जो भी सिस्टम चल रहा है, जो भी प्रोसेस चल रहा है, उसको रोक देगा या उसको जो है वो कम कर देगा। नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म कहलाता है। अगर प्रोडक्ट या आउटपुट रिड्यूस कर दे सिस्टम की एक्टिविटी को या इनहिबिट कर दे, तो ये नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म कहलाता है। ये बहुत कॉमन होम्योस्टेटिक प्रोसेस है, यानी ये कॉमन है इन होम्योस्टेटिक प्रोसेसेस। हमारी बॉडी में जो होम्योस्टेटिक प्रोसेसेस होते हैं, जैसे कि थर्मोरेगुलेशन या ऑस्मोरेगुलेशन वगैरह, उसमें नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म बहुत कॉमन है। ठीक है, अगर आप इसकी एग्जांपल्स देखें तो हमारी बॉडी के अंदर थर्मोरेगुलेशन हो रही है, यानी बॉडी का टेम्परेचर एक पर्टिकुलर सेट पॉइंट पे रह रहा है, या फिर ग्लूकोज बैलेंस है, ग्लूकोज का एक फिक्स्ड अमाउंट में ब्लड में रहना, या फिर डिफरेंट हार्मोन्स की सिक्रीशन है, हार्मोनल सिक्रीशन है, ये सारा कुछ फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू ही कंट्रोल किया जाता है, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू। तो ये है नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म को हम समझते भी हैं आगे, लेकिन उससे पहले हम देखते हैं पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म को भी, फिर हम डिटेल में इनको जो है इनकी एग्जांपल्स की मदद से स्टडी भी करेंगे कंपैरेटिवली, ताकि हम आसानी से अंडरस्टैंड कर सकें। तो जब आप पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म की बात करते हो बेटे, तो यहाँ पर क्या होगा, जो आउटपुट है या जो प्रोडक्ट है वो एक्टिविटी को इंक्रीज करेगा सिस्टम की,
ठीक है, जो भी एक्टिविटी है या जो भी प्रोसेस चल रहा है, जो उसी को बना रहा है, वो इंक्रीज करेगा उसे। तो बहुत ही सिंपल सी बात कि यहाँ पर जो प्रोडक्ट है या यहाँ पर जो आउटपुट है वो क्या कर रहा है, वो सिंपली इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, एनहांस कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है, प्रमोट कर रहा है, दोनों कॉमन सेंस में यूज हो रहे हैं। इंक्रीज कर रहा है, प्रमोट कर रहा है एक्टिविटी ऑफ सिस्टम को, ठीक है। लेकिन बेटे यहाँ पर एक बात समझना बहुत ज़रूरी है कि पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म होम्योस्टेटिक नहीं है, बहुत ही कंडीशनल, बस कुछ प्रोसेसेस में होता है। तो इसकी अगर हम इम्पोर्टेंस को देखें तो दिस इज नॉट होम्योस्टेटिक, ये होम्योस्टेटिक नहीं है, ये बॉडी को होम्योस्टेसिस में नहीं रखता, कॉमन नहीं है होम्योस्टेसिस में। ये कंडीशनल है, यानी सर्टेन प्रोसेसेस के अंदर ये होता है, कंडीशनल होता है। और कब? व्हेन, जब जरूरत होती है, व्हेन एक्टिव एंड कंटिन्यू आपके पास चाहिए होती है, डिमांड हो प्रोडक्ट की, यानी जो एक प्रोडक्ट है उसमें बॉडी की डिमांड कंटिन्यूअसली हो और ज्यादा हो, तो सिर्फ तब ये होता है, कंडीशनल है। और उसको हम समझते हैं, हमने ये क्या बात की है कि व्हेन एक्टिव एंड कंटिन्यूअल डिमांड ऑफ प्रोडक्ट है बॉडी में, तभी होता है। ये बात को हम जस्टिफाई भी करेंगे। ये कंडीशनल है, यानी जिन प्रोसेसेस के अंदर जरूरत होती है कि एक्टिवली और कंटिन्यूअसली प्रोडक्ट बनता रहे, सिर्फ उनके अंदर फीडबैक मैकेनिज्म पॉजिटिव होता है, ठीक है, कंटिन्यूअस। अच्छा, अब हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पर अगर इसकी एग्जाम्पल्स को देखेंगे तो यहाँ हमें एग्जाम्पल मिलेगी लेबर पेन्स की ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, लेबर पेन्स ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म की एग्जाम्पल है। सकलिंग ऑफ मिल्क आफ्टर बर्थ बाय इन्फेंट, ठीक है, सकिंग ऑफ मिल्क या सकलिंग ऑफ मिल्क सिनोनिमस हैं, ये एग्जाम्पल है इसकी। अब हम इसको एक फ्लो चार्ट से इन दोनों को समझते हैं। ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी पूछा जा सकता है, इसके अलावा ये हो सकता है कि लॉन्ग भी आ जाए, लेकिन ये एक इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। तो अब हम इन दोनों को समझते हैं फ्लो शीट से। देखिए यहाँ पर मैं देखती हूँ नेगेटिव फीडबैक, यहाँ पर हम देखते हैं कि नेगेटिव फीडबैक कैसे हो रहा है, और यहाँ पे हम देखते हैं पॉजिटिव फीडबैक कैसे हो रहा है, ठीक है। इसको समझते हैं बेटे। जब आप नेगेटिव फीडबैक की बात करते हैं तो हम थर्मोरेगुलेशन से इसको अंडरस्टैंड करते हैं। लेट्स सपोज कि अगर आपकी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होता है, जैसे ही बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो फौरन से हाइपोथैलेमस के अंदर थर्मोरिसेप्टर्स होते हैं जो उसको डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। हाइपोथैलेमस के अंदर यहाँ पर थर्मो रिसेप्टर्स होंगे जो कि फौरन से डिटेक्ट करेंगे कि भाई चेंज आया है बॉडी के टेम्परेचर में, वो 37 डिग्री सेल्सियस से रेज हो गया है, ठीक है। अब जैसे ही हाइपोथैलेमस ने डिटेक्ट किया तो हाइपोथैलेमस ब्रेन का पार्ट होता है, हाइपोथैलेमस में ही बेटा क्या मौजूद है, कंट्रोल सेंटर। हाइपोथैलेमस के अंदर ही कंट्रोल सेंटर मौजूद है। कंट्रोल सेंटर क्या लेता है, डिसीजन, बॉडी टेम्परेचर को डाउन करने के लिए। यहाँ पर हाइपोथैलेमस मैसेज देता है टू इफेक्टर्स को, एक मसल्स को और एक ग्लैंड्स को। जो ग्लैंड्स होते हैं हमारी स्किन के स्वेट ग्लैंड्स, स्किन के अंदर स्वेट ग्लैंड्स हैं जो स्वेटिंग के जरिए हीट लॉस करवाते हैं। इसी तरह जो आपकी स्किन के स्मूथ मसल्स हैं, दे कॉज द वेजोडाइलेशन ऑफ योर स्किन ब्लड वेसल्स, वहां पर वो वेजोडाइलेशन करवाते हैं, वो स्ट्रेच होती हैं ताकि ही ज्यादा ब्लड फ्लो करे और हीट रेडिएट हो। अब ये जो स्वेट ग्लैंड्स हैं और वेजोडाइलेशन है, इन दोनों से क्या होता है, हीट लॉस, ये हीट लॉस कॉज करता है। हीट लॉस होने के बाद बॉडी टेम्परेचर अगेन किस पे आ जाता है, 37 के ऊपर। अब इसके लिए सारा कुछ शुरू हुआ था बॉडी टेम्परेचर को ड्रॉप करने के लिए, लेकिन जैसे ही ये आउटपुट है, ये होल प्रोसेस का क्या है, आउटपुट,
ये आउटपुट क्या करेगा, ये उस होल मैकेनिज्म को रोक देगा। यानी जैसे ही आपका टेम्परेचर स्टेबलाइज होगा, दोबारा से नॉर्मल में हो गया, तो थर्मोरिसेप्टर्स को पता है कि बॉडी टेम्परेचर क्या है, अब नॉर्मल है, तो ये पूरा जो प्रोसेस है ये शट डाउन हो जाएगा। इसको हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव फीडबैक। देखिए सारा कुछ हुआ, बॉडी टेम्परेचर बढ़ा, फौरन से रिसेप्टर्स ने डिटेक्ट किया, कंट्रोल सेंटर ने डिसीजन लिया, स्किन की ब्लड वेसल्स में डायलेशन हुई। जब स्किन की ब्लड वेसल्स डायलेट होती हैं, वहां से ब्लड फ्लो बढ़ती है, हीट रेडिएट होती है एनवायरनमेंट में, हीट लॉस होता है। इसी तरह स्वेट ग्लैंड्स के जरिए हीट लॉस होता है। जो हीट हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होती है वो हमारे बॉडी सेल्स में वाटर एब्जॉर्ब करता है। उसकी जब बढ़ता है टेम्परेचर वाटर का, वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक करके सरफेस पे आते हैं और फिर स्वेट ग्लैंड्स के थ्रू वो उनको पंप कर देते हैं अपवर्ड, तो हमारी बॉडी से हीट लॉस होता है। तो जैसे ही हीट लॉस होगा और टेम्परेचर 37 पर आएगा, जिसके लिए ये सब कुछ शुरू हुआ था, तो जैसे ही टेम्परेचर 37 पर आया और थर्मोरिसेप्टर्स ने देखा कि टेम्परेचर अब 37 है, तो पूरा मैकेनिज्म शट डाउन हो जाएगा। तो यहाँ पर आउटपुट ने बजाते खुद इस पूरे सिस्टम को क्या कर दिया, इनहिबिट। ये टेम्परेचर जो है अचीव होना ही इस सिस्टम को इनहिबिट कर रहा था, ये नेगेटिव फीडबैक है, और इसी ने हमारे बॉडी टेम्परेचर को 37 पर स्टेबलाइज किया। अगर ये जारी रहता तो बॉडी टेम्परेचर तो 37 से भी रुक जाता, और अगर ये ना होता तो तब भी वो बॉडी टेम्परेचर स्टेबलाइज ना होता। तो ये एग्जांपल है नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म की, जहां टेम्परेचर में इंक्रीज आने से फॉरेन थर्मोरिसेप्टर्स ने डिटेक्ट किया, जो पहले कंपोनेंट्स थे हमारे होम्योस्टेटिक मैकेनिज्म के, कंट्रोल सेंटर ने डिसीजन लिया, और फिर ये जो इफेक्टर्स हैं मसल्स और ग्लैंड्स, उन्होंने इंफॉर्मेशन या मैसेज के मुताबिक जो उन्हें हाइपोथैलेमस से मिला, उन्होंने रिस्पॉन्स शो किया। तो होम्योस्टेटिक मैकेनिज्म के कंपोनेंट्स भी आपको तीनों यहीं पर मिल गए, और जो चेंज आया था जिसको हम स्टिमुलस का भी नाम देते हैं, उस चेंज को आपने अपनी बॉडी में होने से रेजिस्ट कर दिया, रोक दिया। तो ये है नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। अब हम समझते हैं पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म को। जब आप पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म की बात करते हैं तो उसके लिए भी हमारे पास यहाँ पर हम इधर ही एक यहाँ से पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म समझते हैं कि वो क्या है। पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म के अंदर आउटपुट अपनी ही जो फॉर्मेशन है उसको इन्हांस करता है। तो जब आप पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म की बात करेंगे तो यहाँ पर एग्जांपल हम देखते हैं चाइल्ड बर्थ की। होता यह है कि जब फीटस हम कहते हैं बर्थ से पहले जो फीटस है वो बच्चे को कहा जाता है। तो फीटस जब फुली मैच्योर होता है तो वो डेफिनेटली स्ट्रेचिंग कॉज करता है यूटेराइन वॉल की। यूट्रस की वॉल स्ट्रेच होती है। जब यूट्रस की वॉल स्ट्रेच होती है तो उससे नर्व्स के जरिए मैसेज जाता है ब्रेन के पास, ठीक है, हाइपोथैलेमस के पास। हाइपोथैलेमस डिटेक्ट करता है कि भाई स्ट्रेचिंग हो रही है, और हाइपोथैलेमस जो है वो रिलीज करता है एक हार्मोन ऑक्सीटोसिन, और वो जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड के पास, और पिट्यूटरी जो है वो उसको हाइपोथैलेमस में उसको जो है वो सिंथेसाइज करके पिट्यूटरी ग्लैंड में भेजता है। फिर पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज कर देता है उसको। जैसे ही ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है वो उसकी जो यूटेराइन वॉल है उसको मजीद कॉन्ट्रैक्ट करवाता है, ताकि यूट्रस को जो है कॉन्ट्रैक्ट करवा के फीटस को बाहर की तरफ एक्सपेल किया जा सके। तो जितनी यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन बढ़ती है उतना ही ऑक्सीटोसिन ज्यादा रिलीज होता है। अब ये देखिए, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, स्ट्रेचिंग की वजह से ऑक्सीटोसिन रिलीज हुआ, और ऑक्सीटोसिन ने जब मजीद प्रमोट किया यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन को, तो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज होने की वजह से ऑक्सीटोसिन का रिलीज भी बढ़ जाएगा। तो ये पॉजिटिव फीडबैक है। ऑक्सीटोसिन की रिलीज का कॉज क्या था, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, और जितनी यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगी ऑक्सीटोसिन उतना ही ज्यादा रिलीज होगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये स्ट्रेचिंग ऑफ यूट्रस हुई। सबसे पहले जब स्ट्रेचिंग ऑफ यूट्रस हुई तो बाय फीटस, तो उससे जो है वो मैसेज किसको गया, यहाँ पर हाइपोथैलेमस को। हाइपोथैलेमस के अंदर रिसेप्टर्स हैं जो कि डिटेक्ट करेंगे कि ऑब्वियसली यूट्रस की वॉल में रिसेप्टर्स हैं, ठीक है, यूट्रस की वॉल के अंदर रिसेप्टर्स हैं जो कि स्ट्रेच को डिटेक्ट करेंगे कि भाई यूट्रस
जो है वो क्या हो रहा है, स्ट्रेच। हाइपोथैलेमस को सिग्नल भेजेंगे नर्व्स के थ्रू। हाइपोथैलेमस के में कंट्रोल सेंटर है जो देखेगा कि भाई यूट्रस की स्ट्रेचिंग हो रही है, फिटस फुली मैच्योर है, तो वो एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करेगा, इंटीरियर पिट्यूटरी को मैसेज भेजेगा जो कि एक ग्लैंड है, ये ग्लैंड है। तो हाइपोथैलेमस उस ग्लैंड को मैसेज भेजेगा जो यहाँ पर इफेक्टर का काम करेगा, और हाइपोथैलेमस के कहने पे इट विल रिलीज ऑक्सीटोसिन, ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन को रिलीज करेगा। ऑक्सीटोसिन का टारगेट क्या रहेगा, ऑक्सीटोसिन का टारगेट है यूट्रस की वॉल, और वहां पर वो जाके यूटेराइन वॉल की मजीद कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा, यूटेराइन वॉल कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, ये इसका टारगेट है। जितना यूटेराइन वॉल की कॉन्ट्रैक्शन होगी उतना ही मोर ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा, उतना ही ऑक्सीटोसिन ज्यादा रिलीज होगा। यूट्रस की वॉल कॉन्ट्रैक्ट होने से ऑक्सीटोसिन रिलीज हुआ है, और जितना ज्यादा यूटेराइन वॉल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी ऑक्सीटोसिन उतना ही तेजी से रिलीज होगा, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, मजीद यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेंगी। यहाँ पर एक बात क्लियर करना बहुत जरूरी है कि देखिए ऑक्सीटोसिन के रिलीज का जो बेसिकली कॉज था वो यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन होना है, और ऑक्सीटोसिन ने रिलीज होने के बाद उसको मजीद बढ़ाया, यानी सिस्टम या प्रोसेस को उसने इंक्रीज किया। ऑक्सीटोसिन रिलीज हुआ, यूटेराइन वॉल की कॉन्ट्रैक्शन या स्ट्रेचिंग के बाइस नेगेटिव फीडबैक होता तो वो रोक देता स्ट्रेचिंग को, लेकिन ये पॉजिटिव फीडबैक है। क्या हुआ कि ऑक्सीटोसिन ने यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस को मजीद बढ़ाया ताकि लेबर पेन्स इंड्यूस हो और फीटस को बाहर की तरफ एक्सपेल किया जा सके। तो ये पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म है, लेकिन ये सिर्फ कुछ कंडीशंस में होता है। नॉर्मली हमारी बॉडी में नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म है जो बॉडी को होम्योस्टेसिस में रखता है। अब ये देखिए बेटे, होम्योस्टेसिस बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी बॉडी में। अगर आपकी बॉडी में कोई भी चीज अनरेगुलेटेड हो, यानी अगर हम यहाँ पर एक चीज समझते हैं कि अगर ये होम्योस्टेसिस ना हो, ये फीडबैक ना हो, और अगर आपकी बॉडी अनरेगुलेटेड हो, यानी उसके अंदर जो भी चीज प्रोड्यूस हो रही है होती ही जा रही है, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, अगर अनरेगुलेटेड हो तो कैन कॉज डेथ। आपकी बॉडी के प्रोसेसेस अगर अनरेगुलेटेड हो, उनको रेगुलेट करने के लिए कोई फीडबैक मैकेनिज्म ना हो, तो इसकी वजह से इवन क्या हो सकती है, डेथ। ये डेथ का सबब बन सकता है अनरेगुलेटेड बॉडी का होना। कैसे? लेट्स सपोज कि हमारा ना इम्यून रिस्पॉन्स में जब आपको कोई बैक्टीरिया या वायरस अटैक करता है तो इम्यून रिस्पॉन्स होता है, जिसकी वजह से आपको क्या हो सकता है, फीवर हो सकता है या इन्फ्लेमेशन हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर ये अनरेगुलेटेड हो कि आपका जो इम्यून रिस्पॉन्स है वो शट डाउन ही नहीं हो रहा, बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन खत्म भी हो गया है बट स्टिल दैट इज गोइंग ऑन, वो शट डाउन ही नहीं हो रहा, तो इट कैन कॉज डेथ। उससे इन्फ्लेमेशन और फीवर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। देखिए कॉमन इम्यून रिस्पॉन्स है कि जब हमारी बॉडी के अंदर कोई बैक्टीरिया या वायरस एंटर होते हैं तो हमारे कुछ सेल्स एक्टिवेट होते हैं, उनके खिलाफ वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं ताकि वो उनको किल कर सके, ठीक है, जिसके वजह से बॉडी में फीवर भी हो सकता है और इन्फ्लेमेशन भी हो सकती है। लेकिन अगर आफ्टर किलिंग ऑफ पैथोजेंस भी ये अमल जारी रहे तो इट कैन कॉज डेथ। ये अनरेगुलेटेड फीवर और इन्फ्लेमेशन क्यों होता है? क्योंकि इम्यून रिस्पॉन्स के चलते हमारी बॉडी में कुछ केमिकल रिलीज होते हैं जिसको हम बोलते हैं साइटोकिन्स। ये जो साइटोकिन्स होते हैं ये आपका बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, इससे हेल्प मिलती है, यानी हाई टेम्परेचर पे वायरसेस और बैक्टीरिया को किल करना आसान रहता है। लेकिन अगर ये जारी रहे तो इट कैन कॉज डेथ। तो आपकी बॉडी में एक चीज सिर्फ तब तक होती है जब तक उसकी जरूरत है, ठीक है। जैसे थर्मो रेगुलेशन में अगर बॉडी टेम्परेचर बढ़ा है तो तब तक ही उसको ड्रॉप किया जाएगा जब तक वो 37 पे नहीं आ जाता। जब 37 पे आया तो आपने देखा ऑटोमेटिकली उसी ने जो आपका फाइनल आउटपुट था उसी ने रिएक्शन को रोक दिया। तो फीडबैक मैकेनिज्म बहुत जरूरी हैं, वो आपकी बॉडी को होम्योस्टेसिस में रखते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि अगर अनरेगुलेटेड हो आपके बॉडी प्रोसेसेस, कोई फीडबैक मैकेनिज्म काम ना कर रहा हो,
तो ये डेथ की वजह बन सकता है। जैसे अगर कोई बैक्टीरिया या वायरस आपकी बॉडी को अटैक करता है तो इम्यून रिस्पॉन्स के चलते आपकी बॉडी में फीवर या इन्फ्लेमेशन हो सकती है। फीवर इज कॉज्ड बाय सर्टेन केमिकल साइटोकिन्स जो आपके हाइपोथैलेमस का सेट पॉइंट 37 से बढ़ा देते हैं। तो अगर ये अनचेक्ड रहे तो फीवर बढ़ता जाएगा एंड इट कैन कॉज डेथ। तो ये हमारा था फीडबैक मैकेनिज्म। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो है ऑस्मो रेगुलेशन। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ऑस्मो रेगुलेशन। तो ऑस्मो रेगुलेशन से हम बेटा स्टार्ट करेंगे। हमारा जो मेजर होम्योस्टेटिक प्रोसेसेस हैं उनमें से एक है ऑस्मो रेगुलेशन, एक थर्मो रेगुलेशन और एक एक्सक्रीशन। तो हम जो करने लगे हैं वो ऑस्मो रेगुलेशन करने लगे हैं। ऑस्मो रेगुलेशन एक्चुअली में मेंटेनेंस है, मेंटेनेंस ऑफ बॉडी फ्लूइड्स कंसंट्रेशन। ये मेंटेनेंस है वाटर की एंड सॉल्यूट्स की, ऑफ वाटर एंड सॉल्यूट्स इन बॉडी फ्लूइड्स। ठीक है, ऑस्मो रेगुलेशन वो मैकेनिज्म है जिसमें हम अपने जो बॉडी फ्लूइड्स हैं उसमें वाटर और सोल्यूट की जो कॉन्सेंट्रेशन है उसको मेंटेन करते हैं। तो मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड सोल्यूट कंसंट्रेशन इन बॉडी फ्लूइड concentrations in body fluids is called osmoregulation। जैसे हमारा जो बॉडी फ्लूइड है वो है ब्लड, तो ब्लड के अंदर जो मेंटेनेंस है वाटर एंड सोल्यूट की वो ऑस्मोरेगुलेशन कहलाएगी। ठीक है, तो किसी भी बॉडी फ्लूइड के अंदर वाटर और सोल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन को मेंटेन करना ऑस्मोरेगुलेशन है। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसकी वजह से हमारा जो बॉडी फ्लूइड है वो ना तो ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होता है और ना ही ज्यादा डाइल्यूट। ठीक है, ये क्या करता है हमारे बॉडी फ्लूइड्स के अंदर बैलेंस मेंटेन करता है, उनको ना तो जरूरत से ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होने देता है और ना ही जरूरत से ज्यादा डाइल्यूट। और ये बैलेंस बहुत जरूरी है किसके लिए, अगर आप ऑस्मो रेगुलेशन का मेन बेनिफिट्स देखें या इसकी इम्पोर्टेंस को समझें तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसकी इम्पोर्टेंस ब्लड प्रेशर की जो हमारी बॉडी के अंदर रेगुलेशन है वो ऑस्मो रेगुलेशन की ही बाइस होती है। इसी तरह हमारी बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस गोइंग ऑन है वो सिर्फ इसी ऑस्मो रेगुलेशन के सर पर हैं। और भी फैक्टर्स हैं लेकिन ऑस्मो रेगुलेशन जो है दैट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर होल मेटाबॉलिज्म। पीएच का रेगुलर होना, वाटर और सोल्यूट्स की मिकदार का आइडियल होना बहुत ज़रूरी है एंजाइमेटिक एक्शंस के लिए। तो हमारे ब्लड प्रेशर की रेगुलेशन हो चाहे मेटाबॉलिक कंट्रोल हो। ठीक है, ऑस्मो रेगुलेशन के बाइस जारी है। अब अगर हम देखें तो ऑस्मो रेगुलेशन की बेस पे हम एनिमल्स को 2 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। एक होते हैं ऑस्मो कन्फॉर्मर्स और एक होते हैं ऑस्मो रेगुलेटर्स। हम 2 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, एक ऑस्मो कन्फॉर्मर्स और एक ऑस्मो रेगुलेटर्स। ऑस्मो कन्फॉर्मर्स वो एनिमल्स होते हैं जो चेंज अलाउ करते हैं अपनी बॉडी फ्लूइड्स की कंसंट्रेशन में। ये वो एनिमल्स हैं विच अलाउ, जो कि अलाउ करते हैं चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड्स। ये आपके जो बॉडी फ्लूइड्स की कंसंट्रेशन है उसमें चेंज को अलाउ करते हैं विद चेंज इन सराउंडिंग फ्लूइड। जो चेंज आता है सराउंडिंग फ्लूइड में, इन्वायरमेंट में, with change in surrounding external fluid environment। ठीक है, अब अगर आप देखिए तो ये वो एनिमल हैं जो कि अपनी बॉडी फ्लूइड्स के कंसंट्रेशन में चेंज को अलाउ करते हैं जब चेंज आता है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में। यानी अगर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट कॉन्सेंट्रेटेड है तो इनकी बॉडी फ्लूइड्स में भी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी, अगर डाइल्यूट है तो ये भी डाइल्यूट होंगे। तो दे अलाउ चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड अकॉर्डिंग टू द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। अगर इन्वायरमेंट में चेंज आता है तो इनके अंदर भी जो रिलेटिव कॉन्सेंट्रेशन है सॉल्ट्स और सोल्यूट्स की वो अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट हो जाती है, जिसके बाइस ये क्या करते हैं, दे कीप, क्योंकि ये भी इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही अपना बॉडी फ्लूइड रखते हैं, तो दे कीप बॉडी फ्लूइड कंसंट्रेशन, ये अपने बॉडी फ्लूइड की कंसंट्रेशन को रखते हैं आइसोटोनिक टू एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। ठीक है, जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की कंडीशन होगी वही इनकी होगी। अगर कोई तब्दीली आती है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में
तो वो इनकी बॉडी में भी आएगी। तो इसके बायस क्या होता है, दे डू नॉट मेंटेन, बेटा ये मेंटेन नहीं करते, दे डू नॉट मेंटेन कांस्टेंट एनवायरनमेंट, ये एक कांस्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड को मेंटेन नहीं करते अपनी बॉडी में। जो बाहर की सिचुएशन है वही इनकी बॉडी की भी है, ठीक है। तो ये कोई एक कांस्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड्स को मेंटेन नहीं करते, जो इन्वायरमेंट की कंसंट्रेशन है वही इनकी होगी। इस तरह के एनिमल्स जो हैं अगर आप देखें तो ज्यादातर दे आर फाउंड इन रिलेटिवली स्टेबल इन्वायरमेंट्स, ठीक है। ये उन इन्वायरमेंट्स में होते हैं जो कि स्टेबल हो, जहां पर सोल्यूट्स की कंसंट्रेशन जो है वो अच्छी खासी हो। फॉर एग्जांपल मैरीन इन्वायरमेंट, जो मैरीन इन्वायरमेंट है उसमें पानी भी होता है और साथ में बहुत सारा सोल्यूट भी होता है, तो कोई कमी नहीं होती सोल्यूट की या पानी की। तो ज्यादातर ये फाउंड होते हैं, प्रेजेंट होते हैं इन रिलेटिवली स्टेबल इन्वायरमेंट, स्टेबल इन्वायरमेंट में ये पाए जाते हैं। फिर बेटे अगर आप देखें इसकी एग्जांपल, जिस जिस हैबिटेट में ये पाए जाते हैं, तो तकरीबन तमाम के तमाम ऑल मेरीन इनवर्टिब्रेट्स, जितने भी मेरीन इनवर्टिब्रेट्स हैं वो मोस्टली ऑस्मोकन्फॉर्मर्स होते हैं। इसी तरह आपके कुछ जो है फ्रेश वाटर इनवर्टिब्रेट्स भी, कुछ फ्रेश वाटर इनवर्टिब्रेट्स भी ऑस्मोकन्फॉर्मर्स होते हैं। इसके अलावा कुछ वर्टिब्रेट्स जैसे कि एम्फीबियंस, ये भी ऑस्मोकन्फॉर्मर्स होते हैं। कुछ एम्फीबियन रेप्टाइल्स, ठीक है, ये भी ऑस्मोकन्फॉर्मर्स होते हैं। तो ये हमारे पास आ गए ऑस्मोकन्फॉर्मर्स। तो जो दूसरा ग्रुप आता है बेटा वो आता है ऑस्मोरेगुलेटर्स का। अगर हम दूसरे ग्रुप की बात करें तो वो हैं ऑस्मोरेगुलेटर्स। जब आप ऑस्मोरेगुलेटर्स को देखेंगे तो दे मेंटेन कांस्टेंट इंटरनल बॉडी फ्लूइड कॉन्सेंट्रेशन। इनके जो बॉडी फ्लूइड है उसकी कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट रहती है, दे डू नॉट अलाउ एनी चेंज। वो अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट चेंज नहीं होती। अगर ये हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट हो उनका तो दे वुड एक्सक्रीट एक्स्ट्रा सॉल्ट्स। अगर ये हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट में है तो ये क्या करेंगे, वाटर को एक्सक्रीट करेंगे, क्योंकि हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट में वाटर बॉडी में जाता है और हाइपरटोनिक में बॉडी से बाहर जाता है। तो सिंपली ऑस्मोरेगुलेटर्स क्या करते हैं, दे मेंटेन, एक्चुअली में ये वो एनिमल्स हैं जो कि मेंटेन करते हैं कांस्टेंट इंटरनल बॉडी फ्लूइड्स कंसंट्रेशन, कांस्टेंट इंटरनल कंसंट्रेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड्स। ये अपने बॉडी फ्लूइड्स की जो कंसंट्रेशन है उसको कांस्टेंट रखते हैं डिस्पाइट ऑफ चेंज इन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, ठीक है, डिस्पाइट ऑफ चेंज इन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में जो फ्लूइड है उसकी कॉन्सेंट्रेशन चाहे जो भी हो, ये अपने बॉडी फ्लूइड्स में वाटर और सोल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन को एक वैल्यू पे मेंटेन करते हैं, कांस्टेंट इंटरनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड्स। ये ऑस्मोरेगुलेटर्स कहलाते हैं। लेट्स सपोज कि अगर ये एक हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट में मौजूद है, हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट होता है लेस कंसंट्रेटेड इन्वायरमेंट, यानी हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट वो है जहां पर बॉडी के बाहर सोल्यूट्स ना होने के बराबर हैं, जिसकी वजह से बॉडी में पानी मुसलसल दाखिल होता है, क्योंकि पानी तो हमेशा सोल्यूट की तरफ भागता है, ठीक है, फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन। तो हाइपोटोनिक के अंदर ये क्या करते हैं, ये एक्सक्रीट करते हैं एक्स्ट्रा वाटर को, जो वाटर बॉडी में दाखिल हुआ है उसको रिमूव करते हैं, उनको रखते नहीं है अपने अंदर। हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट में क्योंकि बाहर सोल्यूट बहुत ज्यादा होता है, हाइपर का मतलब होता है मोर और कंसंट्रेशन का मतलब होता है टोनिसिटी। तो हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट वो इन्वायरमेंट होता है जहां पर बाहर सोल्यूट्स की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो और पानी सोल्यूट की तरफ भागते हुए बाहर चला जाता है, ठीक है। तो हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट में खतरा ये होता है कि सॉल्ट इनकी बॉडी में दाखिल हो रहे होते हैं और पानी बाहर जा रहा होता है। तो ये सॉल्ट्स को रिमूव करते हैं, ये क्या करते हैं, एक्सक्रीट करते हैं सॉल्ट्स को बाहर, क्योंकि वो एग्जेस्टिवली एंटर हो रहा होता है। ये नहीं करते कि जो आ रहा है उसको रिटेन कर लें, ये अगर पानी ज्यादा होगा उसको रिमूव करेंगे, अगर सॉल्ट ज्यादा है तो उसको भी रिमूव करेंगे। तो एक्टिवली भी कर सकते हैं, ये एक्टिवली बाय स्पेंडिंग एनर्जी भी ऐसा करेंगे ताकि अपने बॉडी फ्लूइड्स की कॉन्सेंट्रेशन को एक आइडियल वैल्यू पे मेंटेन कर सकें। तो ये है ऑस्मोरेगुलेटर्स। और ज्यादातर अगर आप इसकी एग्जांपल्स देखें तो एग्जांपल्स के अंदर जितने भी ज्यादातर आपके वर्टिब्रेट्स हैं, जैसे कि बर्ड्स हैं या मैमल्स हैं, टेरेस्ट्रियल
वर्टिब्रेट्स हैं, या इसी तरह आपके कुछ जो हैं वो फ्रेश वाटर हैं, फ्रेश वाटर भी कुछ फ्रेश वाटर वर्टिब्रेट्स जैसे फिशेस वगैरह, ये क्या करते हैं, कांस्टेंट इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन करते हैं चाहे बाहर जो भी तब्दीली हो। तो बेटे आपने ना, क्योंकि हाइपर और हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट का आपको आइडिया होना चाहिए। हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट हम उसको कहते हैं जहां पर जो हाइपो का मतलब होता है बेटा लेस, हाइपो वर्ड का मतलब होता है लेस, और टॉनिसिटी टॉनिक वर्ड का मतलब होता है कंसंट्रेशन। तो लेस कॉन्सेंट्रेटेड इन्वायरमेंट। तो अगर इन्वायरमेंट रिलेटिव टू द सेल लेस कॉन्सेंट्रेटेड है और सेल के अंदर या बॉडी के अंदर सोल्यूट ज्यादा है, तो ऑब्वियसली वाटर हमेशा रुख करता है सोल्यूट्स की तरफ। आप खाना खाते हैं, मीठा खाते हैं, कुछ भी, आपको फौरन प्यास लगती है क्योंकि सोल्यूट को पानी चाहिए। ठीक है, तो जैसे ही अंदर आता है तो ऑस्मोटिक फ्लडिंग होती है, बॉडी के अंदर पानी जाता है, तो ये वाले एनिमल्स उसको रिमूव करते हैं, रिटेन नहीं करते। इसी तरह अगर हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट की बात करें तो हाइपर का मतलब होता है मोर, टॉनिक का मतलब अगेन कॉन्सेंट्रेशन। तो यहाँ पर जब इन्वायरमेंट बाहर कंसंट्रेटेड हो तो बॉडी से पानी बाहर चला जाता है और खतरा है कि बॉडी श्रिंक हो जाती है। तो ये क्या करते हैं, और सॉल्ट्स एक्सेसिवली बॉडी में दाखिल होते हैं क्योंकि वाइट सॉल्ट ज्यादा है, तो ये सॉल्ट्स को रिमूव करते हैं। वाटर हमेशा आपकी बुक में येलो बॉक्स में बताया गया है, ऑस्मोसिस वाटर की प्रॉपर्टी है। ठीक है, ऑस्मोसिस वाटर की प्रॉपर्टी है। ऑस्मोसिस क्या है, तो ऑस्मोसिस बेसिकली डिफ्यूजन है, ये डिफ्यूजन है ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है, हायर से पानी का लोअर कंसंट्रेशन की तरफ डिफ्यूज करना क्या कहलाता है, ऑस्मोसिस। तो पानी हमेशा मूव करता है फ्रॉम हाइपोटोनिक, हाइपो का मतलब है लेस कंसंट्रेटेड, टू हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट। पानी हमेशा उधर जाता है जहां पर सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है और पानी कम है। हमेशा वाटर मूव करता है हायर टू लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है, अगर ये एक मीडियम है, ठीक है, ये एक मीडियम है, लेट सपोज ये एक सेल है और सेल के अंदर कंडीशन हाइपरटोनिक है और बाहर हाइपोटोनिक है, तो पानी कहां पर जाएगा, सेल के अंदर। ठीक है, लेकिन अगर बाहर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो तो बाहर। वाटर हमेशा मूव करता है हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक की तरफ। तो ये ऑस्मो रेगुलेशन का भी हमने इंट्रोडक्शन देखा। अब हम डिटेल में डिफरेंट इन्वायरमेंट्स के अंदर ऑस्मो रेगुलेशन कैसे होती है वो हम देखेंगे। बेटा आपने ये टॉपिक साथ ही तैयार कर लेना है और लाजमी हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि आपके लिए मजीद यूजफुल वीडियोस बनाते रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।